नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 का साइंस का पेपर। साइंस के पेपर में हम आज फिजिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में दो वीडियो में डाल चुका हूँ 10th क्लास का, जिसमें हमने 2025 के सेट 1 और सेट 2 दो सेट सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीटली। आज सॉल्व करेंगे सेट 3, जिसका कोड है 824CL। तो बेहतर होगा आप लोग अनसॉल्व पेपर लेकर बैठें ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे। हालांकि मैं क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ। जो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न हैं उनको मैं पढ़ दे रहा हूँ और उनके जवाब दे रहा हूँ। जो जो सॉल्व कराने वाले हैं उनको सॉल्व करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं लिखूंगा। तो बहुविकल्पीय का शुरू करते हैं। 2025 का सेट 3 है और कोड आप मैच करा लीजिए अपने अनुसार पेपर में, वो खोल के बैठिए फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना किसी बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के ही आकार का है। बिंब रखा है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। तो बिंब का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का है। कभी भी वो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, अगर याद हो तो अगर वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कहाँ पे रखा होता था? याद करिए, वक्रता केंद्र पर। याद है कि नहीं? तो सीधा सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है वक्रता केंद्र? ऑप्शन सी, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अरे जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता था, कौन सा? अवतल दर्पण है ना। चलो मैं बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है अविकल्पीय का, अवतल दर्पण पे जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते थे, यहाँ पे फोकस हो गया, तो समांतर जाने वाली किरण फोकस से आती थी और फोकस से जाने वाली समांतर आती थी। तो थोड़ा सा यहीं पे बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो यहीं पे वक्रता केंद्र पर ही बन जाती थी। और जब वक्रता केंद्र पर बनती है तो वस्तु के आकार का ही बनती है। जितना बड़ा, अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का रहेगा। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पानी से भरे कांच के बीकर में रखा नींबू पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रकाशीय परिघटना है। तो कांच के नींबू कांच, पानी से भरे कांच के बीकर में एक कांच का गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक नींबू है। नींबू है, ठीक है। बाहर से कोई देख रहा है, मान लीजिए बाहर से कोई देख रहा है, तो क्या होगा? देखो, जब प्रकाश की किरण कहीं से नींबू पर पड़ेगी, नींबू से फिर आंख पर जाएगी जब, तो होगा क्या? ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो पानी सघन माध्यम हो जाएगा, और ये विरल, यहाँ पे वायु है तो वायु विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसीलिए अब उसका प्रतिबिंब दिखेगा, नींबू थोड़ी ना दिखेगा। जब बाहर से देख रहे हैं तो नींबू यहाँ पे अपवर्तन होके, अपवर्तन के कारण जो नींबू का प्रतिबिंब बनेगा वो हमें दिखाई देगा। तो वो कह रहा है थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन है इसमें। पहला परावर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन, और चौथा ऑप्शन है अपवर्तन। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्तन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का प्रास होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि मतलब कहां से कहां तक जो है रेंज पूछ रहा है, प्रास। जैसे न्यूनतम दृष्टि पूछता है, न्यूनतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होता है। अधिकतम हम कहां तक देख सकते हैं? तो अनंत तक देख सकते हैं। तो वही प्रास, प्रास का मतलब कहां से लेकर कहां तक। तो हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और अधिकतम अनंत होता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है 25 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक, गलत। दूसरा है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बाकी दोनों ऑप्शन और गलत हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेट 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के अक्ष पर कोई बिंब रखा है। प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस से बिंब की दूरी होगी। अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में क्या होता था, याद है?
दो ही केस होते थे, एक तो जब वस्तु अनंत पे रखी जाती थी और दूसरा वस्तु अ, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो जब अनंत पे रखी जाती थी तो वस्तु फोकस पर बनता था, और जब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पर वस्तु रखी जाती थी तो याद करो प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में बनता था। वैसे ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है। चलो मैं बना दे रहा हूँ। अवतल लेंस जो है, बना क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसका दिया गया है। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, मान लो यहाँ पे फोकस दूरी है ये 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, और इसका कह रहा है प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है। तो लेंस में अवतल लेंस में इधर ही प्रतिबिंब बनता था, तो 20 यहाँ तक हो गया, यहाँ कह रहा है प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब अनंत पे होता है तो फोकस पे बनता है, और अनंत के अलावा कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 20 से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 20 होना चाहिए जब अनंत पे होगा। तो इसमें और प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दिया है, तो यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ही, लेकिन वो पॉजिटिव में आएगी। और वस्तु जो रखा है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, वस्तु की दूरी जब आप सॉल्व करोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, जबकि आनी चाहिए निगेटिव, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब वस्तु इधर चला जाएगा, वस्तु इधर ही रखेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन गलत है। इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसकी जनरल मार्किंग हो जाती है, सबको वो नंबर मिल जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो प्रतिरोध, सॉरी 4 तो हो गया ना, क्वेश्चन 5। इसमें कह रहा है दो प्रतिरोध प्रत्येक 10 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में दो प्रतिरोध हैं और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जोड़ दो। और दोनों कितने हैं? 10 ओम का ये भी है, 10 ओम का ये भी। फिर कह रहा है कि संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़े। संयोजन के सिरों पर मतलब ये जो संयोजन है 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। आगे क्या कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा। संयोजन के सिरों पर 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी जुड़ी है, तो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा, एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये हमें बताना है। तो आवेश का जो धारा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू आई टी, प्रति सेकंड का मतलब एक सेकंड में, तो टी बराबर एक सेकंड जब रखेंगे, टी बराबर एक सेकंड रखने पर कितना हो जाएगा ये? तो क्यू इक्वल टू आई, यानी कि कितना आवेश प्रवाहित होगा? आई के बराबर। तो आई निकाल लो, इसमें धारा कैसे निकालते हैं? ओम्स के नियम से, बी बराबर, हाँ, आई इक्वल टू वी बटे आर। वी बराबर आई आर, ओम का नियम याद होगा, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी बटे आर। अब वी तो 10 वोल्ट है, समांतर क्रम है में है, तो यहाँ भी 10 वोल्ट, दोनों 10 वोल्ट भी होंगे। लेकिन धारा कितनी निकलेगी? उसके लिए धारा के लिए हमें आर की जगह आर इक्विवेलेंट, जब एक प्रतिरोध होता है तो हम वी बटे आर कर देते हैं। जब एक से अधिक प्रतिरोध हो, 2 4 6, तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है। तो समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? दो प्रतिरोध है, R1 ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 10 इंटू 10 अपान नीचे दोनों को जोड़ देते हैं, R1 R2 अपान R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये होता है। तो कितना हो जाएगा? 100 बटे 20, 20 पंचे 100, 5। आर इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम। और चाहे आप 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 भी कर सकते हो। वैसे एक ट्रिक बताता हूँ, अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हों, दो प्रतिरोध हैं और दोनों सेम है, तो उनका R बाई 2 हो जाता है, मतलब 10 बटे 2 कर दो, 5 आ जाएगा। अगर तीन प्रतिरोध हैं तो 10 बटे 3 कर देंगे, चार होते तो 10 बटे 4 कर देते। समांतर क्रम में होनी चाहिए और सेम हो, तब हम ये वाला तरीका अपनाते हैं। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी कितना है? 10 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आया है हमारा? आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। तो कितना आ जाएगा? ये 2 एम्पियर, 5 दूनी 10 एम्पियर, 2 एम्पियर धारा आ जाएगी। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब आवेश है तो मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम। और प्रति सेकंड बोल रहा है तो कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। कितना आवेश प्रवाहित होगा? 2 कूलाम प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए। पहला है 4 कूलाम प्रति सेकंड, दूसरा है 2 कूलाम, तो यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिख देता हूँ। कुछ समझ में आया ना? बस धारा निकालनी थी।
अगर आवेश पूछ रहा था तो क्यों, देखिए कोई भी सर्किट देगा तो इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं, धारा निकाल सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं, वी आई आर में से कुछ निकाल सकते हैं। और आवेश पूछ रहा है तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा सूत्र हम यूज करें। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से क्यू रहता है इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 क्वेश्चन में दो कॉलम दिए हैं, दो स्तंभ दिए हैं, स्तंभ ए और इधर है स्तंभ बी। स्तंभ बी दोनों में एक तरफ भौतिक राशियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके मात्रक दिए गए हैं, तो उनको सही मैच कराना है। तो पहला दिया है विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता। दूसरा है इसके सामने लिखा है कूलाम, कूलाम। दूसरा है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर। और इसके सामने लिखा है वाट घंटा, वाट घंटा। तीसरा है वैद्युत ऊर्जा, तीसरा है वैद्युत ऊर्जा। इसके सामने लिखा है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। चौथा दिया है वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। और इसके सामने क्या दिया है ओम मीटर, ओम मीटर। इसीलिए चलिए करते हैं ये। तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, रो। वैसे डायरेक्ट मात्रक याद याद होना चाहिए, ओम मीटर होता है। आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता था। तो रो इक्वल टू क्या हो जाता था, ए इधर आता था, एल इधर आ जाता था। तो आर ए बाई एल। तो आर का प्रतिरोध का तो ओम और इसका मीटर स्क्वायर और बटे मीटर, तो एक मीटर से मीटर कट जाएगा, ओम मीटर बचेगा। ठीक है, तो इसका तो हो गया। पहले चलो लिख दे रहा हूं, पहले में कौन सा मैच कराएंगे, फर्स्ट नहीं, हाँ है ओम मीटर, चौथा है फोर्थ। फिर दूसरे का क्या हो जाएगा, विद्युत विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर तो वोल्ट में पढ़ा होगा आपने। और कोई होता है विभवांतर, याद करिए जब विद्युत विभवांतर पढ़ा था तो हमने V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू एक फार्मूला पढ़ा होगा, विभव का जब फार्मूला पढ़ा होगा। तो कार्य जूल प्रति कूलम, फार्मूला ही जरूर पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, जूल प्रति कूलम। तो विभवांतर का हो जाएगा जूल प्रति कूलम। दूसरे में कौन सा, तीसरा ऑप्शन। वैद्युत ऊर्जा, ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा को जनरली हम जूल में लिखते हैं। वैद्युत ऊर्जा को याद करिए KWH, आप पढ़ते थे किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा बोलते थे, विद्युत ऊर्जा का मापन करते थे। तो किलो वाट तो नहीं है तो वाट घंटा हो जाएगा। तो तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में दूसरा पार्ट बचा एक ही, वैद्युत आवेश, ये सबको पता होता है, कूलम। चौथे में फर्स्ट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में आपके पहले का चौथा, पहले का चौथा है सी और डी में, फिर दूसरे का तीसरा, सी में दूसरे में पहला दिया है और डी में दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। तो डी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए, तो ये मैच कर जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिए सारे, आप मैच करा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, रफ करने से। क्वेश्चन नंबर 7, तांबे के दो तारों की कुंडलियां एक दूसरे के निकट रखी हैं। एक कुंडली में विद्युत धारा का मान परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, इस परिघटना का कारण है। तो कह रहा है एक कॉइल, एक कुंडली ऐसे रखी हुई है, दोनों पास पास रखी हुई है ना, ये जो लिखा गया दो कुंडली एक दूसरे के निकट रखी है, तो दूसरी कुंडली यहीं पे बिल्कुल ऐसे। ठीक है, कह रहा है एक में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरे में भी प्रवाहित होने लगती है, इसको हम बोलते हैं प्रेरण। अब प्रेरण दो तरह का होता है, एक होता है स्वप्रेरण और एक होता है अन्योन्य प्रेरण। अगर इसमें धारा बदलते फिर इसके कारण इसी में धारा उत्पन्न हो जाती है, एक नई धारा उत्पन्न हो जाती, तो उसे हम स्वप्रेरण करते हैं। अगर एक कुंडली के कारण दूसरे कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, उसका नाम होता है अन्योन्य प्रेरण।
ठीक है, अभी आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा है नहीं, 12th में पहुँचेंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखिए कि अगर किसी कोई एक कुंडली है, उसके उसमें धारा परिवर्तित करें, तो और उसके कारण उसी में नई धारा उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। और एक कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में जब धारा उत्पन्न होती है, तो उसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है? इतना याद रखिए। चलिए, इसके बाद के क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों लिख दिया मैंने। पहले फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है किरण आरेख द्वारा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। तो दोनों केस बना लेते हैं। पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यहाँ पे उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस, और फिर वक्रता केंद्र। पहले इनको बनाइए। पहला कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ पे हो, अनंत पे हो। हम्म अच्छा, चलिए ठीक। कहाँ हो वस्तु, पहले हम अनंत पे रख देते हैं। वस्तु को अनंत पे रख दिया। अब अनंत पे जब वस्तु होती है तो अनंत पे खास बात ये होती है कि जितनी भी आपतित किरणें आती हैं, सब क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो यहाँ से एक मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और ये कहाँ जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरणें परावर्तन के बाद ऐसे जाती हैं जैसे वो फोकस से आ रही हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगी। जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा वो फोकस से आ रही है, फोकस से आ रही। दूसरी किरण यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, या फिर कोई भी किरण लोगे, सब समांतर ही जाएगी। ठीक है, तो एक नीचे से ले लेते हैं, ऐसे मान लो गई। फिर ये किधर से जाएगी, हम्म चाहे अब ऐसे समझो, एक जो वक्रता केंद्र पर आती थी तो उसी रास्ते पे वापस लौट जाती थी, या फिर ये ऐसे जाएगी कि ऐसे पीछे बढ़ाने पर उसको लगे कि फोकस से आ रही है, तो जाने पे फोकस पे ही काटेगा, तो यहीं पे बनेगा। ठीक है, कैसा बनता है, पहली बात कहाँ पे बनता है, चार प्रॉपर्टी, चार गुण हमें लिखने होते हैं। कैसा, फोकस पर बन रहा है, पहले उसकी पोजीशन कहाँ बनती है प्रतिबिंब। दूसरा, वास्तविक है या आभासी, जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है, आपको पता होगा, आभासी। और उत्तल दर्पण में तो दोनों केस में आभासी बनता है। फिर जो है कैसा बनता है, उल्टा बनता है या सीधा, तो यहाँ पे सीधा बनता है उत्तल दर्पण में। बहुत छोटा सा बन रहा है आकार। तीसरा पॉइंट बताइए। चौथे में हम आकार बताते हैं, तो बहुत छोटा बिंदु के आकार का, बहुत छोटा बिंदु के आकार का, ये चारों पॉइंट लिखने होते हैं, बिंदु के आकार का। तो ये हो गया अनंत वाला केस, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु पर हो। ठीक है, दूसरा कहाँ पे कह रहा है, दूसरा दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो। ये हो गया ध्रुव, यहाँ पे हो जाएगा फोकस, फोकस, और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। फिर कहीं पे भी बना दो, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में बना दो, कहीं भी बस दिया मान लो। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की जरूरत होती है। पहला हम क्या करेंगे, पहला तो सबसे आसान, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओ। मुख्य अक्ष के समांतर ले जाओगे तो ऐसे एंगल पर जाएगी, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। उसके बाद दूसरा वाला ध्रुव पे ला दो, फिर सारी समांतर नहीं होगी। जब अनंत पे होता है तो सभी किरणें समांतर आती हैं, कोई भी ध्रुव पे ऐसे वैसे कहीं भी नहीं आ सकता, ध्रुव पे वक्रता केंद्र पे सब कुछ जो है मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो अब जब ये ध्रुव पर आया तो जिस कोण पर आता है उतना कोण बनाता हुआ जाता है, नहीं कोण। तो एक किरण इधर जा रही है, एक किरण इधर आ रही है, दोनों जहां काटते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। तो ये कभी नहीं काटेंगी, जब नहीं काटते हैं तो पीछे बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर काट रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा वस्तु, और ये हो गया प्रतिबिंब। दिख रहा होगा, एक देखो, ये आपतित किरण आई, इधर चली गई, एक आपतित किरण ध्रुव पर आई, इधर चली गई। ये परावर्तित किरण है, ये दोनों परावर्तित और ये दोनों आपतित। तो परावर्तित किरणें जहां काटती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये एक्चुअल में नहीं काट रही थी तो उनको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाने पर यहाँ काट रही है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। अब चारों चीजें देखो कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है,
ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच चाहो तो दर्पण के पीछे लिख सकते हो। दूसरा हम क्या बताते हैं, आभासी है, आभासी है या वास्तविक, तो आभासी तो है ही क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो आभासी हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताते हैं, सीधा या उल्टा, तो सीधा तो दिख ही रहा होगा इसका, इसीलिए हम एरो बनाते हैं, ऊपर एरो वाला पार्ट ऊपर है, यहाँ भी वहां भी, तो ये सीधा हो गया। चौथा, आकार, तो देखो वस्तु ये है प्रतिबिंब, तो वस्तु से छोटा बना है, दिख रहा होगा, तो लिख देंगे हम वस्तु से छोटा, हो गया। ये सेकंड पार्ट है इसका, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन से क्या अभिप्राय है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो आवर्धन का क्या मतलब है, लेंस का आवर्धन, तो हम जब वस्तु के आकार की तुलना प्रतिबिंब के आकार से करते हैं, मतलब वस्तु के आकार की तुलना में कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, वस्तु के बराबर बना है, तो उसी गुण को हम बोलते हैं वस्तु, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन। बड़ा बनाता है तो उसको बोलते हैं हम मैग्नीफाई कर दिया। तो इसके लिए सीधे सीधे फार्मूला होता है v बटे यू, पढ़ा होगा आपने, और इक्वल टू एच आई अपान एच ओ। यहाँ पे एच आई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लंबाई है, और एच ओ क्या है, वस्तु की ऊंचाई। एच आई, आई से होता है इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला यूज करके हम वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों में से कोई एक दिया हो तो दूसरा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक बिंब, बिंब मतलब वस्तु यानी कि एच ओ दिया है, ठीक है, एच ओ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, तो उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो वस्तु की दूरी दी गई है यू, -15 हो जाएगा, वस्तु की दूरी निगेटिव में। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस में होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का आकार निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, सही से देखा जाए तो हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें अगर m बराबर एच आई अपान एच ओ हम लगाएं, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया है, तो हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा, m इंटू एच ओ। अब m हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, m की वैल्यू नहीं पता है, h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर, अब m कितना होगा, m को v बटे यू करेंगे, u तो दिया है हमें, v नहीं दिया, तो m निकालने के लिए v की जरूरत होगी, तो जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ से हम 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगाकर v निकालेंगे, v को इसमें रखेंगे, m मिलेगा, m को यहाँ पे रख देंगे, तो प्रतिबिंब का आकार यानी कि हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो रखते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं, 1/f कितना हो जाएगा, 1/f जो है 10 है, इक्वल टू 1/v हमें निकालना है, -1/u, यानी कि -1/-15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, 1/15 को इधर लेकर आओ, 1/10 -1/15 इक्वल टू 1/v, 1/15 इधर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, तो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे चाहे एलसीएम लेके करिए, 15 माइनस 10 बटे 15 दाम में 150, कितना आ जाएगा, 5/15, ओ सॉरी 150 में ना, 5 ते 15 0, तो आ गया 1/30, यानी कि v कितना हो जाएगा, 1/v आया 1/30, तो v इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया आपका v। अब यहाँ से हम m निकाल लें, दिख रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, m की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ओवरऑल यहाँ पे m की वैल्यू रखनी है बस, तो m बराबर क्या होता है, v बटे u, तो v कितना आया है 30, प्लस का आया है 30, और u कितना दिया था, माइनस का 15, 15 दूनी 30, तो -2, m की वैल्यू माइनस आने का मतलब है जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है हमारा, ठीक है, और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में उल्टा उधर बनता है, इतना देखा होगा आपने। तो अब जो है हम हाइट ऑफ इमेज बता देते हैं, -2 गुणे एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 दूनी 10, -10 सेंटीमीटर, -10 क्या बताया, 10 सेंटीमीटर तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, और माइनस बता रहा है कि उल्टा बना हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 खत्म होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, तो दो क्वेश्चन पार्ट इसमें भी। तो सबसे पहले देखते हैं, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभिनेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये आपको पता होगा, रेटिना, या फिर कहीं कहीं पर ये वर्ड मिल सकता है दृष्टि पटल, इसी को कहते हैं, दृष्टि पटल या फिर रेटिना, दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं। अब समंजन क्षमता का क्या मतलब है? समंजन क्षमता देखिए, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, तभी हम रेटिना से ही हम जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, जो दिमाग की जो नसें होती हैं, प्रकाशिक नसें जो होती हैं वो दिमाग से जुड़ी होती हैं। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तभी हमें क्लियर दिखाई देगा। मान लीजिए ये लेंस है और यहाँ पे ऐसे रेटिना है, पीछे वाला भाग रेटिना रहता है। तो जब इस लेंस का प्रतिबिंब यहाँ आके बनेगा ऐसे रेटिना पर, तभी हमें क्लियर दिखाई देगा। चाहे आगे बने, कहीं अगर आगे बन जाए या पीछे बन जाए, जरा सा भी इससे इधर उधर हुआ तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अब कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता, देखो फोकस दूरी तो इसकी फिक्स होगी। मान लीजिए इसकी फोकस दूरी फिक्स कर दें, तो जो हम वस्तु देख रहे हैं वो, कोई वस्तु पास में है, कोई वस्तु दूर में है, और हम ये लेंस में इतना पढ़ते पढ़ते तो हमें पता हो चुका है कि अलग अलग जगह पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। लेकिन लेंस को क्या करना होता है, अपनी फोकस दूरी बदल के, अपनी फोकस दूरी कम ज्यादा करके प्रतिबिंब को रेटिना पर ही बनाना होता है। प्रतिबिंब की दूरी फिक्स है, जबकि ऐसा होता नहीं। नॉर्मल एक लेंस, अगर आप कांच का लेंस लेंगे तो अगर वस्तु को अलग अलग रखेंगे अलग अलग जगह पर, तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह बनेगा। यहाँ शर्त ये है कि प्रतिबिंब एक ही जगह रेटिना पर बनना चाहिए। तो उसके लिए ये जो है अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, क्या बोलेंगे, समंजन करता है उसका। इसी को हम बोलते हैं नेत्र का समंजन क्षमता। अब ये होता कैसे है ये समझ लीजिए। इसके देखा होगा लेंस के दोनों तरफ एक ब्लैक तरह का बनाया जाता है, जब डायग्राम बनाते हैं तो पश्चिमाभि पेशी, सिलियरी मसल बोलते हैं। ये सिलियरी मसल इसको थोड़ा सा कंप्रेस करती है, तो ये थोड़ा सा ऐसे इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा, त्रिज्या घटेगी, मतलब फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब कंप्रेस करता है तो फोकस दूरी कम हो जाती है, और जब ये एक्सपेंड होता है तो और पतला हो जाता है। जितना पतला लेंस रहेगा उसकी फोकस दूरी उतनी ज्यादा रहेगी। तो इसी तरीके से अपने फोकस दूरी दूरी का समंजन करती है, और इसी फोकस दूरी के समंजन को हम क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है, कहीं भी वस्तु हो सबका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाना है। अब आप इस चीज को जैसे लिखना हो लिख लीजिए, आपके क्वेश्चन बैंक में नोट्स में आपने लिखा होगा, बाकी मैंने बता दिया है। इसको एक एक करके एक लाइन वाइज लिख लीजिए। ठीक है, आंख आंख के लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी के समंजन को ही हम अभिनेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। और कहाँ बनता है प्रतिबिंब, तो रेटिना पर दृश्य प्रतिबिंब। सेकंड पार्ट है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा निर्गत कोण एवं विचलित कोण इंगित कीजिए। तो प्रिज्म बना देते हैं सबसे पहले। प्रिज्म देखा होगा सबने आपने, इस एंगल को हम ए से लिखते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म को मानते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन को किरण आरेख द्वारा दर्शाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक जो है किरण आई, इस पर, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण, देखिए यहाँ पे वायु है, ये प्रिज्म का अपवर्तनांक म्यू मान लो, एन मान लो। तो ये वायु है, विरल माध्यम, ये प्रिज्म है, कांच का होता है, तो ये सघन माध्यम होगा। तो जब विरल से सघन में जाती है तो उसका प्रकाश का अपवर्तन होगा, तो पहले अभिलंब बना लेते हैं। अगर प्रिज्म न होता तो ये ऐसे सीधे जाता, प्रिज्म न होता तो सीधे जाता, लेकिन विरल से सघन में जब जाता है तो किधर जाता है, अभिलंब की तरफ मुड़ता है। तो थोड़ा सा ये ऐसे न जाकर और इधर मुड़ जाएगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ। अभिलंब, ये अभिलंब है ना, लिख दे रहा हूं मैं, अभिलंब, तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा प्रकाश की किरण, यहाँ आ गया। अब यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ सघन से विरल में जाएगा, एक प्रिज्म में से कांच में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो भी अपवर्तन होगा। सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, तो और थोड़ा इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, जो अभिलंब, जो लास्ट वाली जो किरण निकल रही है, इसको हम अपवर्तित किरण बोले, या फिर प्रिज्म में बोलते हैं निर्गत किरण। कौन सी किरण, निर्गत किरण बोलते हैं, इमरजेंट रे। दिख रहा है, निर्गत किरण। अब जो निर्गत किरण यहाँ पे अभिलंब से जो कोण बनाती है ना, उसे ई से लिखते हैं हम यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं हम, निर्गत कोण, इमरजेंट एंगल। ये जो कहा है कि निर्गत कोण इंगित कीजिए, विचलित कोण एवं निर्गत, तो निर्गत कोण हमने कर दिया। अब विचलित कोण होता है क्या, जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण जा रही है, कुछ भी जा रहा हो,
और वो अपने रास्ते से मुड़ जाए। तो जिधर जा रहा था और जितना मुड़ा, उसी को, उनके बीच के कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपतित किरण और जो निर्गत किरण, उनको पीछे बढ़ाएंगे तो आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, चलो से बना दे रहा हूँ। आपतित किरण को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और जो निर्गत किरण है उसको पीछे बढ़ाएंगे। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है ये इसको हम डेल से लिखते हैं और इसे क्या कहते हैं, विचलन कोण। देखो, आपतित किरण ऐसे जा रही थी और फाइनली किधर गई, अगर प्रिज्म ना होता तो ऐसे सीधे जाती, और प्रिज्म आ जाने के कारण ये इधर से मुड़ के जा रही। तो जो ये कोण बना है, जो इतना मुड़ रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण। विचलन, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे और आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर किरण काटेंगे वहीं पर विचलन कोण, और उसको किससे लिखते हैं, डेल से। तो इतना ही करना था, ये डायग्राम बना था, तो बाकी कोई फार्मूला वगैरह तो इसमें पूछा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, ओम का नियम लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। तो ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम पिछले वाले पेपर में भी था। तो ओम का नियम क्या होता है, समान ताप दाब की स्थिति में अगर किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। बस ये इतना लिखना है। समान ताप दाब या फिर समान भौतिक अवस्था में किसी चालक पर लगाया गया विभवांतर उसमें उत्पन्न धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम आर बोलते हैं, प्रतिरोध V बराबर आर आई, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं V बराबर आई आर। यही है ओम का नियम। ठीक है, तो परिभाषा लिख देना है, फार्मूला लिख देना है, ग्राफ वगैरह तो पूछा नहीं। सेकंड वाला कर लेते हैं, विद्युत धारा प्रत्येक दिए गए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या है। तो धारा निकालना है तो आई बराबर क्या होता है, V अपान आर इक्विवेलेंट। जब एक प्रतिरोध है तो सीधा आर लिखते हैं, अगर कई प्रतिरोध है उनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ध्यान से देखिए तो ये तीनों समांतर में जुड़े हुए हैं, और समांतर में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था इसके पहले वाले में, बहुविकल्पीय में एक क्वेश्चन था कि अगर समांतर में है और सेम है तो जितने प्रतिरोध हैं उस प्रतिरोध बटे उतना कर देंगे। जैसे 15 बटे 1 2 3 प्रतिरोध है 15 ओम के, तो 3 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचे 15, तो 5 ओम आ जाएगा। या फिर 1/R प्लस 1/R1 R2 R3 ये सब करके आप जैसे कर लो। अगर समान प्रतिरोध है, समांतर में जुड़े हैं, तो जितने भी प्रतिरोध हैं, जो भी प्रतिरोध का वैल्यू है वो अपान जितने प्रतिरोध है उतना। 3 प्रतिरोध है, 3 लिख दिया, आ जाएगा डायरेक्ट, तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। तो V बटे आर, V कितना है, बैटरी के वोल्टेज। ध्यान से देखिए, आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में जो है सभी प्रतिरोधों का विभवांतर समान होता है। क्योंकि देखिए ये 10 वोल्ट पे है, ये 0 पे है, तो ये 10 वोल्ट से जुड़े हैं तो इधर सबका 10 वोल्ट पे हो गया। 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब ये 0 से जुड़ा है इधर वाला पार्ट, तो इधर सब 0 पे हो गया, 0। तो विभवांतर 10 वोल्ट इसका भी, 10 वोल्ट इसका भी, 10 वोल्ट, तो सबका विभवांतर सेम हो जाएगा। 10 वोल्ट अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 5, 5 दूनी 10, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। और कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विद्युत विभवांतर का मान क्या होगा। तो विद्युत विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट ही होगा ना। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरे पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, सिरों पर विभवांतर, डायरेक्ट लिख दें 10 वोल्ट लिख सकते हैं। कोई ये मत दिमाग लगाने लगना, V बराबर आई आर मत करने लगना, यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन ये वाली आई की वैल्यू मत रखना, क्योंकि 2 एम्पियर यहाँ से करंट निकल रहा है। अब में इसमें I1 जाएगा, इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा, तीनों में अलग अलग करंट जाएगा। पहले अगर करंट की वैल्यू निकालो, क्योंकि समांतर में है तो समांतर में सबका विभवांतर सेम होता है, धारा अलग अलग होती है। श्रेणी में विभवांतर अलग अलग होता है, धारा समान जाती है। ये 2-3 बातें हैं, इनको याद रखना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, दोनों आंसर हमने दे दिए, एक 2 एम्पियर आया और एक विभवांतर सबका 10 वोल्ट। फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इसी का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव
से क्या समझते हैं? तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है? देखिए, जब कोई प्रतिरोध लगा होता है, वो वोल्टेज ड्रॉप करता हो, सुना होगा। तो ये उसमें जो है ऊष्मा की कुछ हानि होती है। जब काफी देर तक किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है या किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ऊष्मा की कुछ हानि होती है। उसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। या फिर देखा होगा कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस हम घर में यूज कर रहे हैं, ज्यादा देर तक यूज करते करते वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ये जो गर्म होता है मतलब ऊष्मा निकलती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। और कितना ऊष्मा निकलती है, एक क्वेश्चन दिया है, उसी को कैलकुलेट करने का है। 10 ओम प्रतिरोध वाले तापक, तापक का मतलब होता है हीटर, 15 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तापक से ऊष्मा की मात्रा, हीटर क्या होता है, उसमें हाई रेजिस्टेंस का तार लगा होता है। तो प्रतिरोध दिया है कितना, आपको 10 ओम दिया है। और धारा कितनी दी है तापक में, हीटर में कितनी धारा जा रही है, 15 एम्पियर की धारा जा रही है। और समय दिया है टी बराबर कितने समय तक, 30 मिनट। तो हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो 30 गुणे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो हो जाएगा ये 1800 सेकंड। 30 गुणे 60, ठीक है, हो गया। अब जो है सीधा सीधा कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके लिए फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी, तो सारी वैल्यू रख दो। आई स्क्वायर का मतलब कितना, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। और आर कितना है, 10 ओम। और समय कितना है, 1800। तो कैलकुलेट करिए। देखो, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ 10 की घात 3, लिख सकते हैं ना। या फिर 1000 कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, 18 और 225। आप जैसे सॉल्व करना हो करो, आप चाहे गुणा करो। तो जितने जीरो दिख रहे हैं इंटू 10 की पावर, 3 जीरो था, 10 की पावर 3 लगा दिया। अब जीरो वाला काम खत्म हो गया, 18 बचा है और 225। तो 18 गुणे 225 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36, कितना बचा था, 9, 45 और 18 36 4 40, 4050 गुणे 10 की घात 3 जूल। उसमें है ना, तो जूल में ही निकलेगी। या फिर अगर 10 की घात 3 का मतलब किलो होता है, 1 किलो में, तो इसी को लिख सकते हैं हम 4050 किलो जूल। 10 की घात 3 को किलो, 1000 को किलो लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं दो गुणों का, दो गुणों को बता देता हूं मैं। सबसे पहले, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ 2-4 गुण, जितने लिखना हो आप लिख लो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक है। कोई मान लीजिए चुंबक है, चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होते हैं, एक साउथ। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। पढ़ा होगा, ये पहला गुण ये हो गया, उत्तरी ध्रुव से निकलती है दक्षिण। और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ सीधे समांतर रेखाएं होती हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, कि जहां पर काटती हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम उस पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। अगर कहीं पे काट रही हैं तो इस पर दो स्पर्श रेखा कर बन जाती हैं, जिस बिंदु पर, एक तो इसके हिसाब से और एक इसके हिसाब से। तो दो, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। तो दो गुण हो गए, एक तो पहला उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में जाती है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती हैं। दूसरा हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि काटने पर एक ही बिंदु पर दो दिशाएं प्राप्त होती हैं, जो कि संभव नहीं है। फिर तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, मतलब जहां से शुरू होती है फिर वहां पे आके मिलती है, ऐसे बंद लूप बनाती हैं। चौथा, लिख सकते हो कि जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है अधिक होता है, जहां पर दूर दूर होती है वहां पर मान कम होता है। तो 3-4 गुण मैंने बता दिए, आप लिख लीजिए इनको। के बाद सेकंड पार्ट, किसी सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो धारावाही सीधे चालक द्वारा, कोई मान लो तार है सीधा, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो तुम्हारे सिलेबस में इसका कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। मान लो एक डीएल छोटा सा टुकड़ा लिया जाए, बायो सेवर्ट का नियम है 12th में, वहां से निकाला जाता है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी बनता है, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीबी, डीएल के कारण वो होता है
उसके लिए फार्मूला होता है आई डी एल साइन थीटा, हाँ नहीं, पहले म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता है बायो-सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर। तो क्या है इसमें, क्या ये तो एक होता है कांस्टेंट होता है, म्यू नॉट होता है निर्वात की चुंबकशीलता। अभी हो सकता है आप लोग इस चीज से परिचित ना हो, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा है तो बताना पड़ेगा। आई है यहाँ पे जो धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही, डीएल एक तार का, इस तार का छोटा सा टुकड़ा है। साइन थीटा क्या है, जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं और जो डीएल लिया है हमने उसके बीच का, मान लो यहाँ पे बिंदु ले लिया, तो उसके बीच का कोण है तार, ये डीएल और ये उस बिंदु की दिशा की बीच के कोण थीटा ये है। और डीएल की दिशा क्या होती है, जिधर करंट होता है, साइन थीटा हो गया। आर क्या है, जिस डीएल से उस बिंदु की, मान लो ये बिंदु पी है, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, किस किन का कौन, कोई भी दो कारक जो प्रभावित कर रहे हो चुंबकीय क्षेत्र के मान को, एक तो सीधी सी बात है धारा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, डीएल पे अभी जितना लंबा होगा उतना होगा। मेन चीज आपको धारा लिखना है या फिर दूरी पे लिख सकते हो, ठीक है। डीएल के बारे में अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि डीएल को समझना थोड़ा सा आपके लिए अभी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। भाई सेवन ने एक डीएल के कारण बनाया, पूरी लंबाई के कारण नहीं बताया, ऐसा मत समझिए कि जितनी ज्यादा लंबाई हम बढ़ाते जाएंगे। अभी के लिए एक तो धारा बढ़ाएंगे, पहला धारा लिख सकते हो, दो कारक लिखना है, ठीक है। धारा, धारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऊपर है तो धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान को प्रभावित करने वाले कारक, तो धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। थीटा क्या होता है, थीटा पर डिपेंड करेगा, अगर थीटा ये साइन थीटा मैक्सिमम हो तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक मैक्सिमम होगा, अधिकतम। तो साइन थीटा अधिकतम कब होता है, 90 डिग्री पर, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्षेत्र अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, ये हो गया आपका आर स्क्वायर। तो इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा आर पर। तीसरा, तीसरा आर बढ़ाएंगे, आर मतलब उनके बीच की दूरी, किसके, डीएल और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु के बीच की दूरी, आर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। आर बढ़ाएंगे मतलब क्या, तार से दूर जा रहे हैं, दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा ही, क्षेत्र घटेगा, ठीक है। तो आप कोई भी दो को, दो लिख दो, तीन लिख दो, जितना आपको लिखना है। तीसरा, सीधे धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। ये पिछले वाले पेपर में भी था, सेट 2 में भी, सेट 3 में भी है। तो क्या है, सीधे धारावाही चालक द्वारा, मान लीजिए यहाँ पर निकालना है तो उसको हमने क्या कहा था, दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, या फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम बोलते हैं, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बोलते हैं, जो तुम्हारे बुक में लिखा रहता है दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, या फिर अंगूठे का नियम, अंगुष्ठ दिख रहा है, दक्षिणाहस्त नियम। अब ये होता क्या है, हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को तथा अंगूठे को इस तरह से 90 डिग्री पर एडजस्ट करेंगे और इसमें धारावाही, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो अंगूठे को हम धारा की दिशा में रखेंगे और उंगलियों को जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है उस बिंदु की दिशा में रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए बताना है तो ऐसे रखेंगे और उंगलियों को कर्ल करेंगे, मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो जिधर चुंबकीय, जिधर हमारी उंगलियां मुड़ रही होंगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है, देखिए आप अंदर की तरफ है तो अंदर को हम क्रॉस से बनाते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए निकाले हम तो ऐसे बाहर की तरफ आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर है तो अंगूठा ऊपर, मोड़ेंगे तो बाहर आएगा, तो बाहर को हम डॉट से लिखते हैं, ठीक है। और मान लीजिए मार्कर है तार, ठीक है, इसके ऊपर की तरफ धारा बह रही है तो अंगूठा ऊपर की तरफ और ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे पूरा एक वृत्त बनेगा, संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम के बारे में लिखना है, आप बता दीजिए कि अंगूठे को हम वैद्युत धारा की दिशा में रखते हैं तथा उंगलियों को उस बिंदु की तरफ रखते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तथा उंगलियों को मोड़ते हैं, उंगलियों को मोड़ने के बाद उंगलियों की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये इतना आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या, 24 का दो पार्ट होते हैं, एक अथवा करके होता है, तो अथवा वाला है,
इसमें फर्स्ट पार्ट है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र में बनाइए। तो धारावाही परिनालिका क्या होती है? परिनालिका बताया था, एक पहले वाले सेट में भी था शायद ये क्वेश्चन। एक जो है विद्युत रोधी कोई बेलनाकार पाइप होती है, उसके ऊपर हम इंसुलेटेड वायर को लपेटते हैं। इंसुलेटेड मतलब उनके ऊपर कोई कुछ अलग पदार्थ चढ़ाया जाता है, तरीके से लपेटा जाता है इनको ऐसे बोले। बहुत पास पास जो है बहुत सारे तार लपेटे गए होते हैं। इस संरचना को हम क्या कहते हैं? धारावाही परिनालिका या फिर सिंपल सा परिनालिका बोल दीजिए। परिनालिका। अब इसका काम क्या होता है? के कारण चुंबकीय बल रेखाएं बनती है। देखो जैसे एक चुंबक होता है ना, चुंबक, एक क्षण चुंबक होता है जिसे हम मान लीजिए इधर उत्तरी ध्रुव है, इधर दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय रेखाएं जाती हैं। बिल्कुल ये क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें हमें ये पता न लगाना है कि किधर उत्तरी ध्रुव बनेगा और किधर दक्षिणी ध्रुव। तो हम उत्तरी ध्रुव से निकालकर दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं को ही तो बनाना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। तो अगर जिधर मान लो ये जो है से धारा जा रही है अभी ऐसे ऐसे करके इधर से, और इधर से ये वापस आ रही है, ठीक है? ये वापस आ रही है, ठीक है? अब धारा की दिशा को देखिए। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बाकी वो रूल लगाना वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है? इसके इसके लिए बहुत आसान सी ट्रिक है कि एक आप धारा को देखिए, अगर यहाँ से आपको एंटी क्लॉकवाइज, जिधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई एक देख लीजिए। अगर यहाँ से मैं देखूं तो ये ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखिएगा जो मैंने चित्र बनाया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? तो यहाँ से मेरे हिसाब से देखने में एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो जहां पर एंटी क्लॉकवाइज दिखे ना वहां पे नॉर्थ पोल बना दो। और जहां से इधर से देखेंगे तो ये जो है ऐसे वापस आ रहा है, पीछे से होकर ऐसे वापस आ रहा है ऐसे, तो वो साउथ वो हो गया क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। तो जहां पे घड़ी की दिशा में दिखे वो साउथ बना दो। ऐसे याद रख सकते हो। देखो एस ऐसे बनता है ना, ऐसे ऐसे। तो अगर क्लॉकवाइज में दिखे तुम्हें धारा की दिशा, तो वहां पे कौन सा ध्रुव बना देंगे? साउथ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे धारा का, तो वहां पे कौन सा ध्रुव बना देंगे? नॉर्थ। अब नॉर्थ साउथ पता चल गया, कोई एक देख लो ना, अगर ये नॉर्थ है तो ये पक्का साउथ होगा, या फिर ये साउथ देख लिया तो ये पक्का नॉर्थ होगा। अब नॉर्थ से जो साउथ की तरफ हम दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना देंगे। बिल्कुल जैसे क्षण चुंबक में बनाते हैं वैसे ही बनानी है, वैसे ही सेम। और अंदर जो है समांतर रेखाएं बनानी है। बस हो गया। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र बनाना है, चित्र बना दिया। अगर लिखना हो तो इसके बारे में लिख दो कि विद्युत रोधी बेलनाकार पाइप के ऊपर इंसुलेटेड वायर का तांबे के तारों को बहुत पास पास और कस के लपेट के बनाया जाता है एक संरचना, जिसे हम धारावाही परिनालिका कहते हैं, ठीक है? अब जो है सेकंड पार्ट, घरेलू विद्युत परिपथों में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फ्यूज क्यों किया जाता है? लगभग ये सभी घरों में यूज किया जाता होगा। फ्यूज देखो कभी कभी हमारे घरों में क्या होता है, कुछ फॉल्ट की वजह से, कुछ कमी की वजह से बहुत मतलब नॉर्मल जितनी करंट की, जितनी विद्युत धारा की जरूरत होती है उससे ज्यादा धारा प्रवाहित होने लगती है। तो फ्यूज जिससे क्या ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो हमारे घरों में जो उपकरण लगे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो खराब हो सकते हैं। तो फ्यूज ये काम करता है कि ये इसका जो गलनांक होता है, तो इसका गलनांक बहुत कम होता है। और ये मेन वाला तार जो घरेलू परिपथ में बताया था पिछले वाले उसमें घरेलू परिपथ बनाया था ना, तो एक जो फेज वायर आता है जिसको विद्युतमय तार कहते हैं, फेज वायर में फ्यूज लगा दिया जाता है। अब क्या होगा, जब बहुत नॉर्मल से ज्यादा धारा आएगी तो इसका गलनांक कम होता है फ्यूज का, फ्यूज का गलनांक कम होगा तो वो पिघल जाएगा, और पिघलने से सर्किट टूट जाएगी। सर्किट टूट जाएगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, जिससे सारे उपकरण हमारे बच जाएंगे, ठीक है? और ये बना कभी कभी पूछ लेता है फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज जो है वो बनता है मिश्र धातु से बना होता है। तांबा होता है, तांबा होता है, टिन होता है, और सीसा होता है। अब जनरली अब फ्यूज की जगह पे ज्यादातर एमसीबी यूज कर होने लगा है। नाम सुना होगा एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब तो एमसीबी का जमाना है, पहले ज्यादा यूज होता था फ्यूज, जब एमसीबी नहीं था, ठीक है? तो समझ में आ गया ये हमारे घरों में लगे उपकरणों की
सुरक्षा के लिए किया जाता है। परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है ना, बता दिया क्यों। इस हमारे घरों में जो उपकरण लगे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है। और कैसे ये काम करता है बता दिया। इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कम होता है तो जब बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होगी तो वो तुरंत गल जाएगा, गल के पिघल के अलग हो जाएगा, तो विद्युत परिपथ टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला पार्ट है, क्या है इसमें। 200 वाट का रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपने सीधे सीधे ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा होगा। किलोवाट घंटा में होता है ये KWH, किलोवाट घंटे में क्या होता है, वाट, ऐसे पढ़ा होगा, वाट गुणे घंटा गुणे 3/1000। ये फार्मूला सबको रटा होना चाहिए। कितना आ जाएगा, वाट कितने दिया है, 200 वाट, और कितने घंटे, 10 घंटे, और कितने दिन तक, 30 दिन तक, बटे 1000। तो 3 जीरो नीचे है, 1 2 3 काट दिया, क्या बचा, 20 या 60, यानी कि 60 किलोवाट घंटे, ये इतनी ऊर्जा आ रही है। ठीक है। अब कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटे, 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटा, मतलब 1 किलोवाट घंटे का दाम है 6 रुपए। तो 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से, की दर से 60, की दर से 60 किलोवाट घंटे का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 1 किलोवाट घंटे का 6 रुपए है तो 60 का 6 गुणे 60, तो कितना हो जाएगा, 360 रुपए। ठीक है, दिख रहा है ना, नोट कर लीजिए। अब ये सेट टू खत्म, सेट थ्री, 3 पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। आप इनको एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करते रहिए। 2025 का 7 पेपर, इसके बाद जो है 2024 के 7 पेपर, 23 के 7 पेपर, हम दो दिन या 3 दिन के गैप पे एक एक वीडियो डालते रहेंगे और आप इनको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।